डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी यूनिट 5 को, और कंटिन्यू रहने वाला है हमारा पार्ट 5। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऐसे कुछ फैक्टर्स के बारे में देखा था जो ड्रग की डिग्रेडेशन रेट को अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में डिटेल में पढ़ा था। उसी को आज कंटिन्यू करेंगे और इस सिलेबस को आगे पढ़ेंगे। अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो YouTube चैनल पे जाकर बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। उसी के अलावा जो वीडियो लेक्चर्स आप देखते हो उन सभी के नोट्स आपको हमारे कटारिया फार्मेसी के ऐप पे देखने को मिलेंगे। ऐप के ऊपर लेक्चर नोट्स के अलावा सभी सेमेस्टर के नोट्स भी आप देख सकते हो। उसी के साथ साथ एम फार्मा, डी फार्मा और बी फार्मा के कोर्सेज भी वहां आप बच्चों के लिए काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में रखे गए हैं, तो एक बार जाकर उन्हें जरूर चेक करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज कंटिन्यू करेंगे यूनिट 5 का पार्ट 5, और उसके अंदर हम लोग और कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। इनके अंदर रहने वाली हमारी एसिड बेस कैटालाइसिस और इसी के अलावा सिंपल न्यूमेरिकल्स के बारे में भी इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे एसिड बेस कैटालाइसिस। कैटालाइसिस क्या होती है? कैटालाइसिस इंक्लूड करती है कैटालेज को। कैटालेज क्या होते हैं? वो एंजाइम या वो तत्व होते हैं जो किसी रिएक्शन के बीच में जुड़कर उसकी रेट को अफेक्ट करते हैं। या तो उस रिएक्शन को फास्ट कर देंगे या उसको धीरे कर देंगे। मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं, डिफर करते हैं या इफेक्ट करते हैं उनके अंदर ऐड होकर। जब एसिड या बेस किसी रिएक्शन में ऐड होकर क्या करे, उसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर दे, तो उसे हम बोलेंगे एसिड बेस कैटालाइसिस, है ना। सम डिग्रेडेशन रिएक्शंस आर एक्सेलरेटेड बाय एसिड्स और बेसिस। कुछ डिग्रेडेशन रिएक्शंस क्या होती है? एसिड या बेस के ऐड ऑन होने पर क्या होती है? एक्सेलरेटेड हो जाती है, यानी उनकी स्पीड बढ़ जाती है। यानी ड्रग जल्दी डिग्रेड होगा, जल्दी खराब हो जाएगा। किनके ऐड होने पे? कुछ एसिड्स और कुछ बेसिस के ऐड होने पे। एसिड बेस कैटालाइसिस इज ऑफ टू टाइप। दो तरीके हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले आती है हमारी स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालाइसिस, यानी कुछ सिर्फ स्पेसिफिक एसिड या स्पेसिफिक बेस के ऐड होने पर ही वो प्रोसेस होगी। और दूसरी आती है हमारी जनरल एसिड बेस कैटालाइसिस, यानी जनरली जो एसिड या बेस हमें देखने को मिलते हैं, अगर उनके एडिशन हो जाए तो उससे भी कैटालाइसिस प्रोसेस होगी और डिग्रेडेशन रेट एक्सेलरेट हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे, सबसे पहले डिटेल में देखते हैं हमारी स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालाइसिस को। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन, इसके अंदर रिएक्शन रेट किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी? सिर्फ किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी? हमारे H+ आयंस, यानी अगर जो हमारा सॉल्यूशन है या हमारा ड्रग का जो फॉर्मुलेशन है उसके अंदर H+ आयंस की जो कंसंट्रेशन रहेगी उसको देखा जाएगा, यानी एसिड को। और उसके अलावा OH नेगेटिव आयंस के कंसंट्रेशन, यानी उनके बेस के कंसंट्रेशन को देखा जाएगा। और अगर हमारे जो सॉल्यूशन है उसके अंदर अगर हम लोग OH आयंस को ऐड करें या फिर H+ आयंस को ऐड करें तो एक साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और इससे क्या होगा? कैटालेस रिएक्शन होगी और उससे हमारी डिग्रेडेशन रेट फास्ट हो जाएगी, एक्सेलरेट हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी देखने को मिलती है। रेट डिपेंड्स मेनली ऑन पीएच, ये पीएच के ऊपर डिपेंड करती है। हमारा एसिड और बेस क्या करता है? जो हमारा मीडियम है उसके पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं। अगर एसिड ज्यादा होगा तो पीएच लेवल क्या होगा? लो हो जाएगा और एसिडिक हो जाएगा। वहीं अगर बेस ज्यादा होगा तो पीएच बढ़ जाएगा और बेसिसिटी ज्यादा हो जाएगी, बेस लेवल ज्यादा हो जाएगा हमारे मीडियम का। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस आर इन्वॉल्व। इस रिएक्शन में क्या होते हैं? हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ही इन्वॉल्व होते हैं। इसका एग्जांपल्स हम देखेंगे। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम। एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम लिया जाएगा, उसके अंदर क्या किया जाएगा? हमारे एस्टर को डाला जाएगा और उसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाएगा। इससे जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर हमें एसिड बेस कैटालाइसिस देखने को मिलती है। इसके बाद इसका की पॉइंट देखेंगे। ओनली कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH अफेक्ट्स द रिएक्शन रेट। सिर्फ H+ आयंस यानी हमारे एसिड और OH नेगेटिव आयंस यानी हमारे बेस के आयंस ही क्या करेंगे? रिएक्शन की रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई चीजें उसे अफेक्ट नहीं करेगी। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हमारी अगली टाइप की कैटालाइसिस रिएक्शन, जो कि हमारी जनरल एसिड बेस कैटालाइसिस। और इसके अंदर क्या होता है? इसकी डेफिनेशन देखेंगे। रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय, किन के द्वारा कैटालाइज होती है यानी किन के द्वारा एक्सेलरेट होती है इसकी डिग्रेडेशन की स्पीड? वीक एसिड्स, वीक बेसिस और इसके अलावा हमारे बफर्स के अंदर। बफर्स क्या होते हैं? बफर्स से जो हमारा मीडियम होता है उसके पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसके अंदर वीक एसिड्स भी चल जाते हैं,
वीक बेस भी चल जाते हैं और साथ ही बफर्स भी इसके अंदर इसको अफेक्ट करने का काम करते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, रेट डिपेंड्स ऑन ऑल प्रोटॉन डोनर्स एंड एक्सेप्टर्स। जितने भी प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर होते हैं, प्रोटॉन मतलब हमारा यहाँ H+ आयन, जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे जो H+ डोनेट करेंगे या रिसीव करेंगे, उन सभी के ऊपर रेट डिपेंड करती है। इसके बाद देखेंगे बफर्स अफेक्ट द रिएक्शन रेट, और इसके अंदर बफर्स क्या करते हैं, बफर्स भी रिएक्शन रेट को डिफर करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं और कम भी कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे इसका एग्जांपल, बफर कैटालाइज्ड डिग्रेडेशन रिएक्शंस। ऐसी कुछ स्पेशल बफर कैटालाइज्ड रिएक्शंस होती है जिनके अंदर डिग्रेडेशन हमें किनके द्वारा देखने को मिलता है, या तो वीक एसिड वीक बेस या फिर बफर्स के द्वारा कैटालाइज ये होती है। अगर मान लीजिए A+B रिएक्शन हो रही है हमारी और इससे प्रोडक्ट हमारा C बन रहा है या फिर ये टूट रहा है, अगर C बन रहा है तो यहाँ जुड़ेगा हमारा बफर, और बफर यहाँ क्या करेगा, बफर हमारे कैटलिस्ट की तरह काम करेगा और इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा, फास्ट कर देगा। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। अब देखेंगे इन दोनों जो चीजें हमने पढ़ी, जो हमारे स्पेसिफिक और जनरल हमारे कैटलिस्ट रिएक्शंस, इनके बीच का मेजर डिफरेंस एक टेबल के फॉर्म में हमने बनाया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जो क्राइटेरिया लेंगे वो देखेंगे इसके फीचर्स कौन कौन से हैं। फीचर्स देखें किस किस पर डिपेंड करती है। स्पेसिफिक कैटलिस्ट रिएक्शन हमारी H+ और OH- आयंस के ऊपर डिपेंड करती है, वहीं जनरल कैटलिस्ट किस पे करेगी, सभी तरीके के एसिड और बेस पे डिपेंड करती है। बफर इफेक्ट हमें किस में देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है हमारी जनरल कैटालिसिस के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, वहीं हमारी स्पेसिफिक कैटालिसिस के अंदर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। इसके बाद पीएच पे डिपेंडेंसी देखते हैं कि पीएच के ऊपर कैसे निर्भर करते हैं। स्ट्रॉन्गली सबसे ज्यादा स्पेसिफिक कैटालिसिस क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग पीएच के ऊपर डिपेंड करते हैं, और इसके अलावा जनरल कैटालिसिस किस पे डिपेंड करते हैं, हमारे जो पीएच के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी कैसी होती है, एकदम मॉडरेट होती है, बिल्कुल नॉर्मल होती है। आई होप समझ में आया होगा। ये टेबल आपको एक रिवीजन के फॉर्म में बनाकर दी जाती है ताकि आप इसे याद करके जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज कर पाओ, तो आप इसे नोट कर लेना। इसके साथ साथ बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट आता है हमारा सिंपल न्यूमेरिकल्स। अब सिंपल न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ये किन चीजों में हेल्प करेंगे। सिंपल न्यूमेरिकल्स हमारे इक्वेशंस को सोल्व करने के अंदर, कहीं को अगर कोई फॉर्मूला आ जाता है, अगर आपको कोई न्यूमेरिकल सोल्व करना पड़ेगा तो आपको सिंपल न्यूमेरिकल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये कुछ फिक्स्ड वैल्यूज होती है जो हमारे फार्मेसी के अंदर दी गई है, जो थ्योरीज के अंदर प्रोवाइड करवाई गई है। आपको उन वैल्यूज को याद रखना है और इक्वेशंस में डाल के सीधा आपको इक्वेशन सोल्व करनी है और आंसर लाना है। चलिए आगे देखेंगे। इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या, सिंपल न्यूमेरिकल क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला था हमारा K इक्वल्स 2.303 डिवाइड बाय T log C0/C। तो चलिए मैं आपको इसके अंदर ये जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं इनके अंदर इन सभी की वैल्यू बता देते हैं। कि हमारा यहाँ रेट कांस्टेंट रहता है हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, C0 होती है हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तब रिएक्टेंट्स का क्या कंसंट्रेशन रहती है, वो होती है हमारी C जो रहती है हमारी, वो हमारी फाइनल कंसंट्रेशन रहती है जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कितना बचता है वही हमारा C होता है। T यहाँ टाइम होता है, लोग हमारी न्यूमेरिकल फिक्स वैल्यू होती है, और 2.303 यहाँ लिया जाता है ताकि इक्वेशन अच्छे से सोल्व हो पाए। एग्जांपल देखेंगे। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी 100 mg है ना, अगर हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की कितनी है, पावर 100 mg, तो 10 दिन बाद वो कितनी हो जाएगी, 50 mg हो जाएगी। ये कैसे होगी चलिए देखते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज के बारे में देखेंगे सबसे पहले, कि हमने यहाँ पुट किया हमारी 2.303, टाइम लगा इसको 10 दिन है ना, आफ्टर 10 डेज लोग इनिशियल कंसंट्रेशन 100 था, और उसके बाद जो फाइनल कंसंट्रेशन था वो हमारा 50 mg बचा 10 दिन के बाद में। तो इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे log 2 से, और इसकी वैल्यू हमें देखने को मिलेगी हमारे मल्टीप्लिकेशन के बाद में कि 0.0693 डे इनवर्स। ये इसकी यूनिट होती है डे इनवर्स, और इसके अंदर हमारे इस के की क्या वैल्यू है, रेट कांस्टेंट की क्या वैल्यू है, कि किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से काम कर रहा है, 0.0693 डे इनवर्स से, यानी पर डे इतनी अमाउंट ऑफ हमारा ड्रग डिग्रेड होगा, इस रेट से डिग्रेड होता चला जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला आता है हमारा हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखेंगे जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी उसकी हाफ लाइफ के अंदर, यानी जब ड्रग की क्वांटिटी डिग्रेड होकर कितनी हो जाए, 50% पे हो जाए, वो उसकी हाफ लाइफ होती है। इसका फॉर्मूला आता है हमारा टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाई के। ये फॉर्मूलाज डायरेक्ट आपको याद ही रखने हैं, इनके अंदर ऐसे समझाने जैसा कुछ है नहीं। चलिए इसका एग्जांपल देखेंगे। अगर के कितना रहे हमारा 0.0693 डे इनवर्स, जो हमने पहले वाली इक्वेशन में निकाला,
और उसके बाद क्या हो, हमारा टाइम हाफ अगर हम इस वैल्यू के अंदर पुट करें, इस फॉर्मूले के अंदर हमारी ये वैल्यू पुट करें, तो आंसर क्या निकल के आएगा कि टाइम हाफ कितना लगेगा, 10 दिन ही लगेंगे। यानी 10 दिन के अंदर हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से आपको इसको समझना है। अगला पॉइंट आता है हमारा शेल्फ लाइफ यानी T90। अब शेल्फ लाइफ क्या होती है कि जितने अमाउंट तक या जितने नंबर ऑफ डेज तक हमारा अमाउंट ऑफ ड्रग सेफ रह सकता है उसी को हम लोग शेल्फ लाइफ बोलते हैं। शेल्फ लाइफ इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% डिग्रेडेशन ऑफ अ ड्रग। यानी जब जो हमारा कंप्लीट ड्रग है उसका 10% डिग्रेड हो जाए और डिग्रेडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, उसी को शेल्फ लाइफ बोलते हैं। शेल्फ लाइफ के अंदर क्या होता है कि 90% ड्रग तो बचता है और 10% ड्रग खराब हो चुका होता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है कि ड्रग धीरे धीरे और भी खराब होता जा रहा है या और भी डिग्रेड होता जा रहा है। इसके बाद देखेंगे इसका फॉर्मूला कि T90 इक्वल्स टू 0.105 डिवाइड बाई के। इन सभी के फॉर्मूले डायरेक्ट दिए गए हैं, आपको डायरेक्ट ही याद रखने हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे, अगर हमारे पास के की वैल्यू 0.023 डे इनवर्स दी गई हो तो क्या होगा, हम T90 वाले फॉर्मूले में से पुट करेंगे और इससे क्या होगा, हमारी शेल्फ लाइफ कितनी निकल के आएगी 4.56 डेज। यानी 4.56 डेज तक जो हमारा ड्रग रहने वाला है उसकी शेल्फ लाइफ रहेगी। अगर क्या हो, हमने जैसे इसमें देखा लास्ट टाइम कि जब 10% ड्रग डिग्रेड हो चुका हो और 90% ड्रग बचेगा तो हमें वैल्यू कैसे पुट करनी है इसके अंदर, अगर हमें टाइम के कांस्टेंट की रेट की वैल्यू दे दी गई हो, अगर हमारे पास के की वैल्यू अगर हमें पता है तो हमारे को डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और उससे अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ डेज का हमें पता लग जाता है कि शेल्फ लाइफ कितनी बची हुई है हमारे ड्रग की। इस तरीके से फॉर्मूलेज में आपको वैल्यू पुट करनी है, डायरेक्ट आंसर निकालना है और डायरेक्ट आप इन्हें सोल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेबिलिटी काइनेटिक्स इन फार्मेसी। हमारी जो स्टेबिलिटी काइनेटिक्स है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन में स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करें, उसकी हमारी फार्मेसी में क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले एक्सपायरी डेट का पता लगाने में हमारी हेल्प करती है और डिग्रेडेशन रेट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम लोग कि इतने टाइम बाद ड्रग डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। सिलेक्टिंग पैकेजिंग मटेरियल, यानी ऐसा कौन सा मटेरियल हम पैकेजिंग में यूज करें जिससे कि हमारे ड्रग की शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, उसमें भी हेल्प करता है। डिजाइनिंग स्टेबल फॉर्मुलेशंस, हमारे ड्रग को स्टेबल बनाने में हम इसका यूज कर सकते हैं। जब हम स्टडीज करते हैं हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की तो हमें पता लगता है कि ड्रग किस तरीके से डिग्रेड होता है और उससे हम एक बेटर फॉर्मुलेशन बना सकते हैं। चूजिंग स्टोरेज कंडीशंस, यानी हमें ड्रग को किस तरीके से स्टोर करके रखना है उसके बारे में भी पता लगाने में हमें हेल्प करता है कौन, हमारी स्टेबिलिटी काइनेटिक्स। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और ऐप के ऊपर अगर आपको नोट्स या फिर किसी कोर्स के रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो स्क्रीन पे सर का नंबर दिया गया है, आप सर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। प्ले स्टोर से जाके जरूर एक बार ऐप डाउनलोड करें, सभी चीजें आपके लिए काफी अफोर्डेबल प्राइजेस में रखी गई है, तो एक बार जाकर जरूर चेक करें और अपनी स्टडीज को बेटर बनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल पे नए हो जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट्स में जरूर पूछना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, बाय।